तो नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले जस्ट रिमाइंड करना चाहता हूँ आप लोगों को कि जितना भी अपन ने अभी तक कवर किया है उसको प्लीज रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बुक अपने आप में एक नोट्स की ही तरह है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, एवरी सिंगल लाइन ऑफ दिस बुक इज एज इम्पोर्टेंट एज फॉर आवर NISM रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, FCCB और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड आर फॉरेन करेंसी यूजली डॉलर डिनोमिनेटेड convertible debt paper issued by company into in international market। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो बॉन्ड्स इशूड होते हैं वो US डॉलर पे होते हैं। उस और इंडियन कंपनीज इशू करती है, उसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। दिस इंस्ट्रूमेंट आर टू बी अंडरस्टूड द वे कन्वर्टेबल विथ ओनली डिफरेंस दे आर जनरली ऑप्शनली कन्वर्टेबल and issued offshore in different denomination under guideline as defined by Reserve Bank of India from time to time। इट्स ऑप्शनली कन्वर्टेबल होता है ना, जस्ट लाइक अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि तीन टाइप के होते हैं, फुल्ली कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन दिस बॉन्ड इन फॉरेन करेंसी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो पेमेंट होता है वो फॉरेन करेंसीज में होता है और इंटरेस्ट भी फॉरेन करेंसी में होता है। वंस कन्वर्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैपन इन इक्विटी डिविडेंड इज पेड इन इंडियन रुपीज। लेकिन जब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू इक्विटीज तो डिविडेंड जो पेड होता है वो इंडियन रुपीज में होता है। ठीक है, तो इसमें भी करेंसी रिस्क जरूर होता है, याद रखिएगा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में भी करेंसी रिस्क होता है। FCCBR are regulated by RBI notification under Foreign Exchange Management Act FEMA। The issue of foreign currency convertible bond and ordinary share through depository receipt 1993 lay down the guideline for such issues। Okay, the important point is that कि यहाँ पे जो रेगुलेशन होता है वो RBI प्रोवाइड करता है और जो पेमेंट एंड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल जो होता है, पेमेंट होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है, लेकिन जब वो इक्विटी में चेंज हो जाता है तो डिविडेंड इज पेड इन इंडियन रुपीज। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इक्विटी लिंक डिबेंचर्स। इक्विटी लिंक डिबेंचर आर फ्लोटिंग रेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हुज इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन रिटर्न ऑफ अंडरलाइंग इक्विटी असेट्स सच एज निफ्टी 50, S&P, सेंसेक्स, इंडिविजुअल सेक्टर और एनी कस्टमाइज्ड बास्केट ऑफ individual stock। The issuer of bond invest as predetermined part of principal amount collected in fixed income security like bonds, which provide principal protection, while the balance is used to buy option which provide the exposure to return of equity। तो इक्विटी लिंक डिवेंचर्स में क्या होते हैं कि बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है, साथ में ऑप्शंस में भी एक जो पार्ट होता है वो बॉन्ड्स में बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है और जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो ऑप्शन में होता है। ठीक है, और इसका रेट ऑफ जो रिटर्न होता है वो बेस्ड होता है निफ्टी 50, S&P एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स के अकॉर्डिंग। दिस इंस्ट्रूमेंट आर जनरली स्ट्रक्चर इन अ वे गिवन फुल कैपिटल प्रोटेक्शन with provision for equity participation to the investor। Capital protection should not be read as non-existence of credit risk। अब इसमें कैपिटल प्रोटेक्शन होता है लेकिन साथ में क्रेडिट रिस्क भी होता है। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट स्टिल कैरी क्रेडिट रिस्क अकॉर्डिंग रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो इनको रेटिंग कौन करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। फिर होता है कमोडिटी लिंक्ड डिबेंचर्स। तो इसमें जस्ट लाइक इक्विटी लिंक है वैसी कमोडिटीज लिंक डिबेंचर। इसमें कौन से मेटल्स होते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर।
The advantage of CLD that they provide investor opportunity to run return from commodity market while protecting their initial capital. तो जो भी रिटर्न जनरेट होता है वो कहां से होता है? कमोडिटी मार्केट से। और इन्वेस्टमेंट किस में होता है? स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर्स में। फिर होता है इंपॉर्टेंट मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड असेट बैक सिक्योरिटीज। MBS and ABS are debt instrument issued by institution against the receivable and cash flow from financial assets such as home loan, auto loan, rent receivable, credit card receivable, and other. The cash flow accruing from this asset are used to meet the interest and principal repayment obligation on the bond issue. The issuer is able to create liquidity in otherwise illiquid asset by securitizing them. The instrument are credit rated and may be listed on stock exchange. ठीक है, ये जो होते हैं ये क्रेडिट रेटेड होते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होते हैं। ठीक है। फिनेंशियल इनोवेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक न्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, MBS और ABS, इसमें किसमें इन्वेस्टमेंट होता है? होम लोन, ऑटो लोन, रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। ठीक है, कैश फ्लो यहीं से जनरेट होता है इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट है REITs, रीट्स एंड इनवाइट्स। ठीक है, रीट्स किसको बोलते हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस करिएगा यहाँ पे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एंड इनवाइट्स किसको बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर इन्वेस्टेड व्हीकल दैट पूल मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिस्पेक्टिवली। एज द नेम इंडिकेट दिस व्हीकल आर फॉर्म एज ट्रस्ट। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं? एज अ ट्रस्ट। REITs and invites, they issue unit to investor to raise money to, they enjoy favorable tax treatment as long as they meet the necessary regulatory requirement. तो ये यूनिट इशू करते हैं इन्वेस्टर्स को और इनके पास टैक्स ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे, यानी कि इनको ज्यादा टैक्स पेड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, regulation stipulated minimum amount of assets that have been held in the form of revenue generate assets। तो इसको याद रखिएगा, in the case of REITs 80% of assets should be held in the form of real estate assets। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में 80% असेट्स है वो रियल एस्टेट के असेट्स में होते हैं। सिमिलरली इनवेट्स में रेगुलेटरी स्टैब्लिश्ड द 90% ऑफ यूनिट कैपिटल शुड बी इन्वेस्टेड इन रेवेन्यू जनरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन यहां से आते हैं। दिस असेट कैन बी हेल्ड डायरेक्टली एंड थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, या तो इनको डायरेक्ट हेल्ड करते हैं या SPV के द्वारा इन्हें हेल्ड किया जाता है। In the case of both REITs and InvITs, the trust had distributed at least 90% of distributable surplus cash flow to their unit holders। तो 90% जो पैसे होते हैं, कैश फ्लो जो इनके पास होता है, डिस्ट्रीब्यूएबल सरप्लस, उनको एज अ डिविडेंड ये अपने यूनिट होल्डर्स को एवरी ईयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया में भी बहुत सारे 2-3 ऐसे कंपनीज हैं जिनका ये रीट्स एंड इनवाइट्स, ये दो टाइप से मार्केट में लिस्टेड है। मैं नाम थोड़ा सा बोल रहा हूं, आप थोड़ा सर्च करिएगा। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने बता दिया, यहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, फिर है कमोडिटीज। कमोडिटीज आर बेसिक मटेरियल और गुड दैट आर लार्जली होमोजीनियस इन नेचर। These goods are interchangeable with other goods of the same time. Thus, a bar of gold is commodity, while a jewelry made of the gold is not a commodity। याद रखिएगा, रिमाइंड, बार ऑफ गोल्ड इज कमोडिटी, लेकिन ज्वेलरी जो बनती है वो कमोडिटीज नहीं होती ना, याद रखिएगा। दिस इज बिकॉज इन्वेस्टर वुड बी इंडिफरेंट टू डिफरेंट बार ऑफ गोल्ड एज लॉन्ग एज देयर क्वालिटी एंड क्वालिटी रिमेन सेम। तो ज्वेलरी में जरूरी नहीं है वो क्वालिटी और क्वांटिटी हो, लेकिन जो गोल्ड का बार होता है उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी
इन्वेस्टर चेक कर सकता है। इन द केस ऑफ ज्वेलर्स द बायर में प्रिफर वन डिजाइनर ओवर अनदर इवन देयर वेट एंड क्वालिटी में बी द सेम। कमोडिटी में बी हार्ड एंड सॉफ्ट। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी है लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। हार्ड कमोडिटीज क्या होता है? हार्ड कमोडिटीज आर एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स दैट आर माइंड और एक्सट्रैक्टेड। This include all type of metals and crude oil. Metal and crude oils are hard commodities. Soft commodity, on the other hand, refer to commodity that are grown. Soft commodity यानी agriculture products, including grain and pulse. Commodity are largely traded goods that are meant for use in production of goods or for consumption. Since inflation and price of commodity are directly related, investing in commodity can help protect real value of investment. Most of the commodity involve huge storage cost and thus not suitable investment. जो commodities होती है उसको क्या होता है, ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें कि स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन गोल्ड ऐसा है जिसमें ज्यादा स्टोरेज के कॉस्ट नहीं होते और लंबे समय तक गोल्ड और सिल्वर को आप रखो तो वो खराब भी नहीं होते। ठीक है। अब होता है प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स मींस गोल्ड एंड सिल्वर्स आर रिव्यू एज इन्वेस्टमेंट दैट कैन हेल्प प्रिजर्व रियल वैल्यू ऑफ मनी। Unlike many other commodities that have short life, this precious metal have very long life. Further, storage cost of this metal is very small compared to their value. This characteristics make precious metal as viable investment options. तो क्यों प्रीसियस है? क्योंकि इजिली अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इनकी लाइफ भी लंबी होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, और स्टोरेज कॉस्ट ऑफ द दिस गोल्ड आर वेरी स्मॉल। ठीक है। फिर होता है कमोडिटी ईटीएफ्स। कमोडिटी ईटीएफ इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दैट इन्वेस्ट द पूल इन्वेस्टमेंट इन रेंज ऑफ फिजिकल कमोडिटीज। तो ऐसे ईटीएफ जो केवल गोल्ड में या प्रीसियस फिजिकल कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। Investor can invest in commodity ETF by buying the unit of the fund. The value of the unit largely move in line with the net asset value of the fund, which in turn move in line with the commodity price. Since the storage is handled by the fund, the investor do not have any storage obligations. Although commodity ETF can be created for any set of commodity, gold ETF are most common commodity ETF products that are easy to store and manage for the fund. तो सबसे पॉपुलर जो कमोडिटी ईटीएफ है वो है गोल्ड ईटीएफ। ठीक है। अब होता है नेक्स्ट मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल अ एसेट एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट और स्पेसिफिक प्राइस। सिंस द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्री डिटरमाइंड, द बायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेंड टू गेन इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज इन फ्यूचर। Thus, an investor can gain out of price rise without buying the product. Managed future contract refer to portfolio of future contract that are active managed by the professionals. तो मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। इंस्टेड ऑफ बाइंग द एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट, द इन्वेस्टमेंट मैनेजर टेक पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इन्वेस्टर कैन thus इन्वेस्ट इन कमोडिटी थ्रू मैनेज कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। यहाँ पे कमोडिटीज के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हुई है, यहाँ पे इक्विटीज की। ओके। यहां तक कुछ डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस यहां तक? इजी है, थोड़ा सा लैंग्वेज से फैमिलियर होना है अपने को। और ट्रस्ट मी, जो चीज मैंने एक एक लाइन में पढ़ा रहा हूं ना, उसका मतलब भी यही है कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। और जिस चीज को मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं तो उसको जब आप रिवीजन करेंगे तो थोड़ा सा फोकस ज्यादा करिएगा। ओके। वेयर हाउस रिसिप्ट क्या होती है? जब अपन किसी भी वेयर हाउस या गोदाम में जब अपना सामान रखते हैं तो उसके बाद वहां से एक वेयर हाउस अपन को रिसिप्ट प्रोवाइड करता है, जो कि एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। द टाइटल ऑफ टू द अंडरलाइंग गुड्स कैन बी ट्रांसफर बाय सिंप्लीफाइड ट्रांसफर द रिसिप्ट। वेयर हाउस रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट शो अ प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड दैट आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। इट इज द प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स दैट आर स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस। ठीक है। इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चंस आया है वेयर हाउस रिसिप्ट से।
बहुत इजी रहता है, बस 3 लाइन का है। ठीक है, 3 लाइन। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट वो है स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। द मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर इशूड परचेज बाय इन्वेस्टर एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर अमंग इन्वेस्टर इज कॉल्ड सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, जहां पे सिक्योरिटी इशू की जाती है, इन्वेस्टर द्वारा परचेज की जाती है और ट्रांसफर भी की जाती है। ठीक है, तो द सिक्योरिटी मार्केट हैज टू इंटरडिपेंडेंट एंड इंसेपरेबल सेगमेंट। पहला होता है प्राइमरी मार्केट। Primary market, also called new issue market, where issuer raise capital by issuing security to investors. Fresh securities are issued in this market. तो आईपीओ जो लिस्ट होता है, जब इशूड करते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है, लेकिन जब वो लिस्टेड होता है तब वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट फैसिलिटेट ट्रेड इन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज, thereby enabling investor to exit from investment or new investors to buy the already existing securities. The primary market facilitate create of financial asset and secondary market facilitate their marketability and tradability, which make these two segment of financial market interdependent and inseparable. ठीक है, सेकेंडरी मार्केट यानी कि जो ऑलरेडी इशू सिक्योरिटीज है उसमें बाइंग और सेलिंग इन्वेस्टर्स के द्वारा की जाती है, और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो भी बाय करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। अब एक होता है प्राइमरी मार्केट में कैसे इशूड होती है सिक्योरिटीज। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट इज यूज बाय कंपनी फॉर राइजिंग फ्रेश कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर। प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग में बी पब्लिक ऑफरिंग और ऑफर टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर इन प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोग्राम। द शेयर ऑफर में बी न्यू शेयर इशूड बाय कंपनी और इट इज मे बी ऑफर फॉर सेल where a existing larger investor or promoter offer a portion of their holding to the public। इसमें क्या होता है, या तो प्राइमरी मार्केट में जो इशू किया जाता है फ्रेश कैपिटल, वो या तो पब्लिक को किया जाता है, पब्लिक यानी कि सभी रिटेल कोई भी ले सकता है, और या फिर सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को भी कई बार प्राइमरी मार्केट से ऑफर किया जाता है कि आप खरीद लीजिए हमसे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक को ही दे। तो फिर होता है पब्लिक इशू। क्या होता है, सिक्योरिटीज आर इशूड टू द मेंबर ऑफ पब्लिक, एनीवन एलिजिबल टू इन्वेस्ट कैन पार्टिसिपेट इन दिस इशू। दिस इज प्राइमरी रिटेल इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो पब्लिक इशू को क्या बोलते हैं, रिटेल इशू। ठीक है, एक होता है इसके बाद प्राइमरी मार्केट में और भी क्या क्या चीजें होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफर। Initial public offer of share or IPO is the first sale of corporate common share to investor at large. The main purpose of IPO is to raise equity capital for further growth of the business. Eligibility criteria of raising capital from public investor is defined by SEBI in its regulation and include minimum requirement of net tangible asset, profitability and net worth. SEBI regulation also impose timeline with the security must be issued and other requirements such as mandatory listing of share on national wide stock exchange and offering the share in demat form, dematerialized form। ठीक है, तो आईपीओ में क्या होता है, किसी भी कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो आईपीओ निकालते हैं। ठीक है, या तो वो रिटेलर्स के लिए होता है या तो पब्लिक यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए होता है, प्राइवेट ग्रुप्स के लिए। उसमें क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, वो सब डिफाइन कौन करता है, सेबी। मिनिमम रिक्वायरमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, नेटवर्थ, ये जितनी भी चीजें हैं वो सब सेबी डिफाइन करता है। ठीक है, और सेबी का क्या कहना है कि आईपीओ हमेशा नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और जो शेयर हो वो आपको डीमैट के फॉर्म में मिले। ठीक है, SEBI regulation also specify portion of share to be allocated to different class of shareholder. According to it, in eligible issue, at least 35% of shares should be allocated to retail investor. At least 35%, कम से कम 35% शेयर्स आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को एलोकेट करना है। ठीक है, while at most 50% can be allocated to qualified investor institutional investment।
तो ये चीज याद रखिएगा, 35% फॉर रिटेलर्स एंड 50% कैन बी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अदर इन्वेस्टर कैन बी इशूड द बैलेंस। बाकी को जो 50 प्लस 35, तो अदर जो 15% बचा वो अदर्स इन्वेस्टर्स को आप इशू कर सकते हैं। इन 2009 सेबी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंकर इन्वेस्टमेंट। अब ये एंकर इन्वेस्टमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। Anchor investment means a qualified institutional buyer who make a application for value of 10 crore rupees or more in public issue made through book building process। तो एंकर इन्वेस्टमेंट कौन होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जिनकी एप्लीकेशन वैल्यू होती है 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ऊपर इन पब्लिक इशू मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। एंकर इन्वेस्टर कैन बी एलोकेटेड अप टू 60% ऑफ पोर्शन एलोकेटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के 60% को एंकर इन्वेस्टर एलोकेट कर सकते हैं। बीडिंग फॉर देम ओपन 1 डे बिफोर द आईपीओ। आईपीओ के एक दिन पहले इनके लिए बीडिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। However, the allocated price for anchor investor can be lower than the final issue price through the book building process. The volume and value of anchor subscriptions serve as indicator of quality of the offer. तो एंकर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स को कई बार फाइनल इशू प्राइस से भी थोड़े से कम प्राइस में बुक बिल्डिंग प्रोसेस में उनको शेयर्स मिलते हैं। अब कितने वॉल्यूम और वैल्यू में एंकर इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो बताता है कि आईपीओ कितना अच्छा आपका जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीओ बोलने के लिए तो बस आईपीओ बन जाना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन जैसे 35% शेयर शुड बी एलोकेटेड टू रिटेल इन्वेस्टर्स, 50% कैन बी एलोकेटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, और एंकर इन्वेस्टर्स का जो लिमिट है कितना होता है? मिनिमम 10 करोड़ और अबोव। और इनको कितना एलोकेटेड होता है? 60% ऑफ द पोर्शन एलोकेटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके, अब नेक्स्ट है एफपीयू। ओके, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। व्हेन अ ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मेक आइदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी टू पब्लिक and offer for sale to public, it is called FPU. When a company want additional capital for growth and desire to redo its capital structure by retiring debt, it raise equity capital through a fresh issue of capital in follow all public offer। तो कंपनी के पास क्या होता है, कई बार डेब्ट ज्यादा हो गया या उनको और ज्यादा कंपनी को और ज्यादा एक्सपेंड करना है, अपनी कंपनीज को बढ़ाना है, तो वो कई बार क्या करते हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है तो अपने जो शेयर्स उनके पास ऑलरेडी रहते हैं उनको वो सेल करते हैं, तो ऑफर फॉर सेल होता है, या फ्रेश इशू भी करते हैं तो एफपीओ में आता है। A follow-on public offer may also be through a offer for sale, which usually happen when it is necessary to increase the public shareholding in the company to meet the regulatory requirement। और क्या होता है कि जब पब्लिक शेयर होल्डिंग या जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अनुसार कंपनीज को अपनी शेयर होल्डिंग एक उनका क्या बोलते हैं
एक परसेंट लिमिट होती है, वहां तक उनको लाना रहता है, इसलिए वो सेल करते हैं कई बार, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, तब भी वो ऑफर फॉर सेल निकालते हैं। ठीक है। फिर होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। इट रिफर टू इशूइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर टू सेलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। द नंबर ऑफ इन्वेस्टर टू whom share are issued अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शुड नॉट exceed 50। ये याद रखिएगा। इट रिफर टू इशूइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर टू सेलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स। फर्स्ट, इसमें कंपनी एक्ट लागू होता है, और प्राइवेट प्लेसमेंट में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं 50 से ऊपर नहीं होते, नॉट एक्सीडिंग 50। प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। फिर नेक्स्ट होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मेड बाय लिस्टेड कंपनी टू सर्टेन आइडेंटिफाइड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर नोन एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो जितने भी शेयर्स कंपनी, लिस्टेड कंपनी पर्टिकुलर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अलॉट करती है। ठीक है। QIB इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल, म्यूचुअल फंड एंड बैंक। QIB में कौन कौन आते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल, म्यूचुअल फंड एंड बैंक्स एंड अदर्स। SEBI defined the eligibility criteria for corporate to able to raise capital through QIP and other term of issuance under QIP such as quantum and pricing। ठीक है। प्रिफरेंस शेयर क्या होता है? जैसे अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, प्रिफरेंस शेयर मीन्स अ इशू ऑफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी बाय अ लिस्टेड इशूअर टू एनी सेलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन on private placement basis and does not include an offer specified security made through a public issue, right issue, bonus, employee stock option and employee stock purchase scheme or qualified institutional placement or an issue of sweat equity shares। और डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो डीआर इशू करते हैं आउटसाइड इंडिया और फॉरेन सिक्योरिटीज। दिस इज रिक्वायर्ड टू कंपाइल वेरियस प्रोविजन डिफाइंड बाय सेबी which inter alia include pricing disclosure in the notice, lock-in and additional to the requirement specified in the company act। जो प्रेफरेंस में इशू होते हैं उसमें होते हैं राइट इशू, बोनस इशू, पब्लिक इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये सब अपन डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इनको प्रेफरेंस में इशू किया जाता है। ठीक है। अब राइट एंड बोनस इशू क्या होता है? सिक्योरिटीज आर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ कंपनी एज ऑन स्पेसिफिक कट ऑफ डेट, enabling them to buy more security at specific price or without any considerations। Both right and bonus share are offered in particular ratio of number of security held by investor as on record date। तो राइट एंड बोनस शेयर किसको ऑफर होता है? पर्टिकुलर रेशोज में होता है 1/2, 1/5। ठीक है। और किसको होता है? जो इन्वेस्टर वो रिकॉर्ड डेट में उन शेयर्स को रखे रहते हैं अपने पास। An investor who has been awarded rightly share has three options। राइट शेयर जिनको इशू होते हैं उनके पास तीन ऑप्शन होते हैं। इसको भी याद रखिएगा, एक बार आया था इस टाइप का क्वेश्चन। एक्सरसाइज द राइट, ठीक है, राइट इशू में। ट्रांसफर द राइट टू अनदर इन्वेस्टर, यानी सेल कर दो मार्केट में। लेट द राइट लैप्स, या कई बार राइट को लैप्स कर दो, यानी कि अपन ने कुछ नहीं किया तो वो लैप्स हो जाता है। On the other hand, in case of bonus, additional share are conferred onto the existing shareholder without any consideration in lieu of dividends। Company can issue bonus shares if they have sufficient amount of retaining earning। बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए अर्निंग का। When a bonus amount issue is made, a amount equivalent to value of shares issued should be transferred from retained earning to share capital। तो जो रिटेन अर्निंग रहती है वो क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है शेयर कैपिटल्स में। ठीक है, जब बोनस इशूड किया जाता है तो। ठीक है। फिर होता है ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट इशू और बोनस। ठीक है, इसके टर्म एंड कंडीशन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। Onshore and offshore offering. While raising capital, issuer can either issue the security in the domestic market and raise capital and approach investor outside the country. If capital is raised from domestic, it is called onshore. जब पैसे की जरूरत है तो सिक्योरिटी इशू किया गया डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन कैपिटल किससे किससे अपन ने राइज किया, तो डोमेस्टिक मार्केट से, तो वो ऑनशोर ऑनशोर ऑफरिंग हुआ। और वही पैसे अगर अपन आउटसाइड द कंट्री ऑफर करें तो इट इज टर्म एज ऑफशोर ऑफरिंग। ठीक है, ऑनशोर एंड ऑफशोर, ऑनशोर यानी इंडिया में खुद में डोमेस्टिक मार्केट में, और ऑफशोर ऑफरिंग यानी आउट ऑफ कंट्री। ऑफर फॉर सेल, अभी अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा ही है ऑफर फॉर सेल क्या होता है। ठीक है, इसको आप डिटेल में देख लेते हैं। ऑफर फॉर सेल इज द फॉर्म ऑफ शेयर सेल वेयर द शेयर ऑफर इन आईपीओ और एफपीओ और नॉट फ्रेश शेयर इशूड बाय कंपनी। इसमें फ्रेश शेयर इशू नहीं किए जाते हैं, बट एन ऑफर बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सेल शेयर दैट हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड टू देम। तो ऐसे शेयर जो इन्वेस्टर के पास है या एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास है, उनको सेल करने के लिए ओएफएस लाया जाता है। OFS doesn't result in increase the share capital of company since there is no fresh issuance of shares. The proceed from offer go to the offerers who may be promoters. पहला, जो ऑफर फॉर सेल कौन लाता है, प्रमोटर्स या अदर लार्ज इन्वेस्टर। द इन्वेस्टमेंट, ये क्यों होता है, और ऑफर फॉर सेल पर्टिकुलर कौन लाता है, देखिए ये क्वेश्चन आता है। द दिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर द गवर्नमेंट ऑफर शेयर हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पीएसयू कंपनीज हैं उनके शेयर को सेल करने के लिए या डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए ऑफर फॉर सेल ऑफर लाया जाता है। इज अ एग्जांपल ऑफ ओएफएस। It may be stated that OFS is secondary market transaction done to the primary market route. होता OFS है सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन, लेकिन होता कैसे, प्राइमरी मार्केट रूट से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा। मैक्सिमम ऑफर फॉर सेल कौन करता है, गवर्नमेंट जो है जिनको डिसइन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, स्वेट इक्विटी क्या होता है फिर, स्वेट इक्विटी अंडर सेक्शन 54 of Company Act, company may issue share to its employees, promoter, technocrat and other as rewarded for contribution to the company. तो एस कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है एम्प्लॉइज को, प्रमोटर्स को, टेक्नोकार्ट एंड अदर्स को रिवार्ड करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। These shares are referred as sweat equities. The purpose of issuing the share is to motivate employee and top management or any other receipt to work in the interest of the company. It helps reduce agency risk arising of account of separation of management and ownership. Although the main purpose of sweat equity is not raise capital, the transaction does involve issuing new shares. तो स्वेट इक्विटी में न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य पैसे बढ़ाना नहीं होता है, अपने कंपनीज के जो अच्छा जो कर रहे हैं उनको एज अ कंट्रीब्यूशन उनको दिया जाता है। ठीक है, फिर होता है स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसॉप्स। ESOPs are instrument given by company to its employee that give them an option to buy the share of the company at predetermined price after a period of time. ठीक है, typically the vesting period is more than 1 year and company may stipulated additional condition for vesting. Like sweat equity, the objective of issuing ESOP is to motivate employee to work in the interest of company. अब कंपनी क्या करती है, अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए ऐसा करती है। द एम्प्लॉय गेन ओनली कंपनी शेयर प्राइस राइज अबव द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे कंपनी ने प्री डिटरमाइंड प्राइस पे कंपनी ने अपने स्टाफ को शेयर इशू किया, और कंपनी विल हैव द इशू शेयर इफ एम्प्लॉय चूज टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने
कम दाम में अपने स्टाफ को शेयर इशू किया। लेकिन कंपनी कब इशू करेगी शेयर? जब एम्प्लॉय उसको लेना चाहता है। अगर नहीं लेना चाहता तो इशू नहीं होता है, ठीक है। और स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। ये स्वेट इक्विटी में फ्री में दिया जाता है कई बार। यहाँ पे कुछ कम दाम में दिया जाता है शॉप्स में, ठीक है। यहां तक क्लियर सर? एनीथिंग कंफ्यूजिंग? एवरीथिंग ऑल राइट? एनी कंफ्यूजिंग थिंग? नो? देखिए ये थोड़ा क्या होता है कि अपन तो पढ़ रहे हैं बहुत सिंपल लाइंस में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस ऑलवेज कम ट्रिकी। ट्रिकी क्वेश्चन दे ऑलवेज आस्क, ठीक है। अब होता है सेकेंडरी मार्केट। While the primary market is issued by raising fresh capital from investor through issue of security, secondary market provide liquidity to these instrument. An active secondary market promote the growth of the primary market and capital formation, since the investor in the primary market are assured of continuous market where they have a option to liquidate and exit their investment. तो पहला क्या होता है सेकेंडरी में? ओवर द काउंटर। Over the counter are the market where trade are directly negotiated between two and more counterparty. In this type, securities are traded and settled over counter among the counterparty. तो ओवर द काउंटर में क्या होता है? दो पार्टीज होती है, वो प्राइस डिसाइड करती है, और सेटलमेंट एंड टर्म एंड कंडीशन भी काउंटर पार्टी, जो दोनों पार्टी है, वो उनके ऊपर रहता है कि वो जो चाहे वो अपने रूल्स लगा सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में क्या होता है? the the option of trading in securities through stock trade in stock exchange route where trading and settlement कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज करता है। द ट्रेड एग्जीक्यूट ऑन द एक्सचेंज आर सेटल थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। ट्रेड जो होता है उसको सेटल कौन करता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, विच एक्ट एज अ काउंटर पार्टी एंड गारंटी द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड टू बोथ बायर एंड सेलर्स, ठीक है। तो ओटीसी में कोई रेगुलेशन नहीं होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड में अच्छा रेगुलेशन होता है। ट्रेड सेटलमेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है, जो कि काउंटर पार्टी भी होता है, और सेटलमेंट की गारंटी भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लेता है। ट्रेडिंग, a formal contract to buy or sell security in term as trading as defined above. Trading can be done either in the over the counter market or exchange traded. ट्रेडिंग दो टाइप से होती है, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया फीचर एस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम दैट फैसिलिटेट इफिशिएंट एंड स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड, ठीक है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, अब ये कौन करता है? क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आर पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी दैट कॉन्स्टिट्यूट द कोर पार्ट ऑफ इक्विटी ट्रेडेड लाइफ साइकिल। Clearing activity is all about as certain as not net obligation of buyer and seller for specified time period. Settlement is the next step of setting obligation by delivering share by the seller and paying money. तो सेटलमेंट कैसे होता है? जिसने सेल किया उससे अपन शेयर लेंगे, और पे किसको करेंगे? पेइंग मनी बाय द बायर, ठीक है। पैसे जो अपन ने बाय किया उससे अपन पैसे लेंगे, और शेयर जिसने सेल किया उनसे अपन शेयर लेके उनको पैसे दे देंगे, ठीक है। While the OTC are settled directly between the counterparty, clearing corporation is entity through which settlement or security take place, all the trade done on stock exchange, ठीक है। The detail of all transaction performed by broker are made available in clearing house by the stock exchange. Clearing house give the obligation report to broker and custodian who are required to settle their money and securities within their specified deadline, failing which they are required to pay penalty. अगर क्लीयरिंग हाउस जो भी सेटलमेंट के लिए पैसे या सिक्योरिटीज मांगती है, अगर नहीं दोगे तो पेनाल्टी ब्रोकर के ऊपर भी लगती है। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड फुल इनोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, which mean it act as a buyer or every seller, buyer to every seller and seller to every buyer. क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन का क्या काम है? इट एक्ट एज अ बायर टू एवरी सेलर्स एंड सेलर टू एवरी बायर्स। तो इसमें काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। जो अपन एक्सचेंज
ट्रेडेड एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं उसमें काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, ठीक है। रिस्क किस में होता है? ओटीसी में होता है, जहां पे काउंटर पार्टीज अपने रूल रेगुलेशन डिसाइड करती है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इन ओटीसी ट्रांजेक्शन काउंटर पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ क्रेडिट रिस्क ऑन देयर ओन। ओटीसी में जो भी रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क वो अपना खुद का रहता है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, एक्सचेंज ट्रेड में क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस as defined above given settlement guarantees of trade to the counterparties. This exposed to clearing corporation to the risk of default by the buyer and sellers. To handle the risk, the clearing corporation change various kind of margin. अब रिस्क को हैंडल करने के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करता है? वेरियस काइंड ऑफ मार्जिन चार्ज करते हैं वो। मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द मार्जिन आर इनिशियल एंड अपफ्रंट मार्जिन, पीक मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन। ये सब मार्जिन क्यों मांगा जाता है? क्योंकि आप डिफॉल्ट ना कर दो। आपने ट्रेड लिया लेकिन आपके पास मार्जिन पैसे नहीं है और कोई भी डिफॉल्ट होता है, इसलिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हमेशा मार्जिन चार्ज करते हैं। इनिशियल मार्जिन इज परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू अराइव्ड एट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एट रिस्क, वार, ठीक है। जो इनिशियल मार्जिन जो परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू से अराइव होती है वो वैल्यू एट रिस्क बेस पे होती है फिलॉसफी। एंड एमटीएम मार्जिन इज द नोशनल लॉस विच अ आउटस्टैंडिंग ट्रेड हैज सफर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑन अकाउंट ऑफ प्राइस मूवमेंट। तो एमटीएम मार्क टू मार्केट में क्या होता है? जो भी आपका नोशनल लॉस हुआ है आउटस्टैंडिंग ट्रेड में, उसके हिसाब से आपसे चार्ज किया जाता है। और इनिशियल मार्जिन क्या होती है? वो वैल्यू एट रिस्क फिलॉसफी के अनुसार जब आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं तब आपसे चार्ज की जाती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है सर? कोई भी डाउट रहे फील फ्री टू आस्क मी।